हेलो एवरीवन, रेडी टू लर्न द कारो। हमने 21 पॉइंट्स पूरे कर लिए लास्ट लेक्चर्स तक, और अब सारी 21 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, लिखने के बाद, शॉर्ट समरी बनाने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, दो तीन तीन बार रिवाइज करवाने के बाद अब हम इसको एक छोटी सी स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम कारो को मेमोरेबल बना सके। समझ रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्टोरी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 21 पॉइंट्स में से कुछ तो पॉइंट्स पक्का आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप पीछे ना हटे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कारो की मेमोरी टेक्निक वाली स्टोरी बाय योर ओन पूजा मैम, ताकि आपको कारो अच्छे से लर्न हो। गाइस, फिर भी अगर आपको पढ़ते पढ़ते कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको कारो के अलावा भी कोई चैप्टर का रिविजन करना है, कोई डाउट है आपके दिमाग में, या अगर आप क्रैश कोर्स या फुल कोर्स के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं, तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर विच आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन. You can see it down, you can note it down, and you can anytime WhatsApp me, call me regarding the course enquiries. So we are taking audit discussions on the panel. We are learning Caro 2020. तो तैयार हो जाइए कहानी के लिए जो मैंने आपके लिए बनाई है एक्सक्लूसिवली टू लर्न कारो। रेडी गाइज? तो कारो को शुरू करते हैं। तो कारो की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक लड़का है जो गांव में रहता है। गांव से मतलब गांव में ना उसके पापा सरपंच है। उसके पापा सरपंच है और बहुत शानदार सा बहुत अच्छा बिजनेस है। पापा का एक भाई भी है। सपोज उस लड़के का नाम है रमेश, और रमेश के पापा का एक भाई भी है, यानी रमेश के चाचा जी भी हैं, जो रमेश के पापा से बहुत जलते हैं, क्योंकि रमेश के पापा के नाम पे ही पूरी प्रॉपर्टी है, गांव के भी सरपंच है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि रमेश के पापा हमेशा उनके छोटे भाई के साथ ही काम करते हैं, एक दूसरे पर बहुत विश्वास है। मतलब रमेश के पापा को तो बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने छोटे भाई पर, लेकिन छोटे भाई को, वो बॉलीवुड स्टोरीज में होता है ना, ईर्ष्या की आग में जल रहा था कि सारा नेम फेम इज्जत दौलत भाई को ही क्यों, बड़े भैया को ही क्यों। तो एक दिन क्या हुआ, रमेश बहुत छोटा था उस टाइम, मतलब बहुत छोटा इन सेंस वो 9th-10th में था, और चाचा ने ईर्ष्या में आकर कुछ पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स थे वो पापा के सामने रखे, रमेश के पापा के सामने, और रमेश के पापा ने बिना देखे, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि भाई पर अंधविश्वास था, वो पेपर्स बिना देखे साइन कर दिए। और अचानक से जब वो अगले दिन फैक्ट्री पहुंचे, ऑफिस पहुंचे, तब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री वाला सीन, चाचा चेयर पे बैठ के गोल गोल घूम रहे थे कि भैया अब आप यहाँ से निकल जाओ, सारी ज़मीन जायदाद सब प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर आ गए हैं, अब आप अपना रास्ता देखिए। कारो की स्टोरी अब शुरू होती है। भाई, बड़े भैया ने बोला, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया भाई। तो बोले, ये तो होना ही था, आप मेरे को क्या करते, क्या देते हो, कुछ भी नहीं, ये वो लड़ाई झगड़ा। फिर भी बड़े भैया ने बोला, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रहा हूँ। रमेश ने ये सब होते हुए देखा। ही वॉज अ गुड पर्सन, ही वॉज अ गुड बॉय, क्योंकि वो बहुत अच्छी परवरिश में ग्रूम्ड अप हुआ था। रमेश ने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी, और रमेश को ऐसा लग रहा था कि अब पापा क्या करेंगे। 10th 11th 12th उसने फटाफट क्लियर किया। ट्रबल्स और बढ़ती जा रही थी ज़िंदगी में, उधारियाँ बढ़ रही थी। रमेश ने अपने पापा को बोला कि पापा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मेरी 12th तो हो गई है, अब ना आप मुझे गांव से जोधपुर भेज दो पढ़ने के लिए। मैं जोधपुर जाऊंगा, जोधपुर फेमस है सीए के कोर्स के लिए, मैं वहाँ पे सीए करूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, और वापस आऊँगा और सब चीज़ें सही कर दूंगा। पापा ने कहा, अच्छा, पैसे कहाँ से लाएगा जोधपुर जाने के, वहाँ पे रहने के, खाने के, पीने के, पढ़ाई करने के? इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं तुझे ये सारी चीज़ें दे पाऊँ। पापा, आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप मुझे बस एक बार भेज दीजिए, बाकी मैं सब मैनेज कर लूँगा। पापा ने कहा ठीक है। एक बार छोटा मोटा अमाउंट देकर रमेश को बोला कि ठीक है, तू जोधपुर जाने की तैयारी कर। लेकिन पापा, जाने से पहले एक बार, बस एक बार, जो भी चाचा ने हड़पी है ना हमसे चीज़ें गलत तरीके से, वो मुझे मेरी आंखों में कैप्चर करने दो। मुझे वो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स देखने दो जो चाचा ने गलत तरीके से आपसे ले लिए, ताकि अगर मैं जोधपुर में कभी राह भटकूँ, गलत दोस्तों का साथ हो, तो आंखें बंद करते ही मुझे मेरे ड्रीम्स याद आ जाए कि मुझे ये अचीव करना था, ये कॉन्कर करना था, इसके लिए मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए जोधपुर आया हूँ। होता है ना, सच्चे ड्रीम्स होते हैं तो आँख बंद करके ही सामने आ जाता है। जैसे आप सीए कर रहे हैं
तो आपका एक ड्रीम है कि नहीं मेरे नाम के आगे सीए हो, तो आंखें बंद करते ही सीए पूजा, लाइक दैट, सीए मिस्टर एक्स, सीए मिस वाई। तो ये ड्रीम्स होते हैं जो अगर असली हो तो आंख बंद करते ही नजर आते हैं कि हमें ये कॉन्कर करना है। तो पापा ने क्या किया, तो पापा ने सीन वन में जब वो गांव में था गाइस, गांव में, सीन वन वॉज इन गांव, पापा ने उसको सारे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स यानी सारे फिक्स्ड एसेट्स दिखाए, और पापा ने उसको सारी इन्वेंट्रीज दिखाई जो चाचा ने गलत तरीके से हड़पी थी, और फिर ये सब दिखाकर उसको ट्रेन में बैठा दिया, और वो ट्रेन में बैठने के बाद कहाँ आ गया, सीधा जोधपुर सीए करने के लिए। अब वो जोधपुर आ चुका है सीए करने के लिए। अब धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, राइट, सुनिए अच्छे से। अब जब वो जोधपुर पहुंचा तब अब तो जंग शुरू हुई थी, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना था। वो कुछ सपने लेकर आया था कि मुझे सीए करना है, पढ़ना है, लिखना है, मेरे पापा का एम्पायर वापस क्रिएट करना है। तो उसने अपना काम शुरू किया, जो थोड़े बहुत पैसे लेकर आया था उससे रहने खाने, अपने रिश्तेदार के यहाँ पे वो रुका था, बट फिर भी जो बेसिक खर्चा होता है उसने किया, जगह जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और पैसे एंड हो गए। उसने सीए में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, फीस पे करनी थी ट्यूशन अमाउंट की, तो उसने कहा मैं क्या करूं, तो एक बार तो उसने काम चलाऊं अपने रिश्तेदारों से लोन ले लिया, लोन रिलेटेड पार्टी से ले लिया, और लेकिन उसने सोचा मैं कब तक लोन लेऊंगा यार, कैसे लोन लेऊंगा, लेकिन रिश्तेदारों से उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे सिंपैथी या दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ब्याज पर लोन लूँगा, और जब मेरा समय अच्छा आएगा तब मैं सारा ब्याज और सारा पैसा चुकाऊँगा। लेकिन उसने ये भी ठान लिया कि हर बात पे लोन लेना सही नहीं है, अगर कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया तो सारी उधारियां पेंडिंग रह जाएगी, जोधपुर में और नाम खराब हो जाएगा, गांव में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, जोधपुर में भी दिक्कत चालू हो जाएगी। उसने सोचा कुछ ना कुछ तो काम बिजनेस करना ही पड़ेगा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का ये स्ट्रगल अच्छे से निकाल सकूं। तो वो क्लास में एक दिन बैठा था उसने जो अपने रिश्तेदार से लोन लिया था वो 8% ब्याज में था। उसी क्लास में उसको एक दूसरा स्टूडेंट मिला जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में था। किसी को पता नहीं था कि रमेश के पापा के साथ ये सारी चीज़ें हुई। वो बच्चा आया और उस बच्चे ने बोला, उस स्टूडेंट ने बोला, रमेश के फ्रेंड ने बोला कि भाई मुझे बहुत 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 ज़रूरत है पैसों की, प्लीज़ मुझे सीए करनी है, पढ़ाई करनी है, तो मुझे किसी भी तरह फाइनेंशियली मदद कर, पर मुझे कोई सिंपैथी दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे ब्याज समेत पैसा वापस चुका दूंगा। रमेश ने कहा ठीक है, पैसा तो 10% ब्याज पे मिलेगा। उसने हाँ कर दिया। तो रमेश के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ, क्यों ना मैं लोगों से 8% 7% में लोन लूं और आगे 10-11% पे लोन दूं और बीच का पैसा कमाऊं और धीरे धीरे अपना घर चलाऊं, अपनी पढ़ाई करूं। तो उसने एक बिजनेस शुरू कर दिया, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का। उसने ये बिजनेस चालू कर दिया जहां पर वो जगह जगह से लोन लेता था कम ब्याज पर और आगे लोन कर देता था ज़्यादा ब्याज पर। धीरे 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 थोड़ी कमाई चालू हुई और वो अपने खर्चे मीट आउट करने लग गया। जब वो खर्चे अपने मीट आउट करने लग गया तब उसको लगा कि यार ये तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, प्रॉपर हिसाब किताब मेंटेन किया, हर चीज़ को अच्छे से लिखा, डॉक्यूमेंट किया, प्रॉपर डिसीजंस लिए और आगे बढ़ता गया। धीरे 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 4 साल हो गए। 4 साल में उसने क्या गजब नाम कमा लिया था इस बिजनेस में, क्योंकि उसका काम एकदम प्रॉपर था। उसने कभी किसी को पैसा देने में डिफॉल्ट नहीं किया था। तो उसने एक हाथ में बहुत सारे पैसे जो उसने कमाए वो लिए और 4 साल में सक्सेसफुली इसकी सीए भी हो गई। वो लेकर उसने कहा चलो अब पापा के साथ पापा के पास जाता हूँ सीए की डिग्री लेकर और ये थोड़ा बहुत पैसा लेकर। पर जब उसने पैसे देखे उसने देखा यार ये तो पैसे बहुत कम रहेंगे, पापा इन 4-5 सालों में कितना उधारी या कितनी दिक्कतों में होंगे, कितने लॉसेस हुए होंगे, मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए। तो मैंने आपको बताया अभी कि उसने इन 4-5 सालों में अपना अच्छा नाम हासिल कर दिया। तो जाने से पहले उसने पब्लिक से डिपॉजिट्स मांगी कि जो भी मेंबर अपना अपना पैसा जमा कराना चाहता है वो जमा करा दो, मैं उसके ऊपर ब्याज दूंगा आपको। तो उसने एक हाथ में सीए की डिग्री ली और एक हाथ में बहुत सारा पैसा लेकर वो वापस जोधपुर से जाने ही वाला था कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दिया। इतना पैसा कहाँ लेकर जा रहे हो, कोई हिसाब किताब है? उसने कहा बिल्कुल, मेरे पापा ने मुझे समझा के भेजा था कि जो भी काम करे हिसाब किताब टैक्स प्रॉपर देना। तो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिखाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन कॉस्ट रिकॉर्ड्स को अप्रूव किया
और वो पहुंच गया सीधा सीन 3 में, और सीन 3 क्या था, वापस गांव। और वो किससे मिला अब, वो अब वापस अपने पापा से मिला। तो देखो कारो के पहले 6 पॉइंट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स इन्वेंट्रीज को कैप्चर कर कर वो जोधपुर पहुंचा। वहां पे उसने धीरे धीरे अपने काम चालू किए। लोन्स लिया एक बार ब्याज पर उसने कहा लोन नहीं लूंगा, लोन आदान प्रदान का काम शुरू किया, ब्याज पर पैसा दिया और लिया और धीरे धीरे पैसा कमाया। फिर जाने का टाइम आया, सीए की डिग्री हाथ में ली, थोड़ा जनता से पैसा उधार लिया क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन अच्छी हो गई थी, और गवर्नमेंट ने रोका तब कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिखाए और वापस गांव चला गया। किसके पास, पापा के पास। और अब पापा के पास जब वो पहुंचा गाइस, तो पापा को बोला ये लो पापा सीए की डिग्री। जब स्टेशन से उतरा गले मिले, सीए की डिग्री दी, गांव में पहला सीए था वो। और मैंने पापा इतना अच्छा बिजनेस किया, इतना अच्छा नाम कमाया कि मैं खूब सारे पैसे इकट्ठे कर कर लाया हूँ आपके लिए, ये लो इससे एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा लगाते हैं और चाचा को दिखा देते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन पापा जेन्युइन आदमी थे। पापा ने कहा नहीं, जब से तू गया है तब तक बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर, चल पहले उन लोगों के एहसानों को चुकाते हैं। तो पापा ने डिसाइड किया कि पहले उन लोगों के पैसों को चुकाया जाए जो इतने टाइम से ड्यू पड़े हैं। तो पापा ने और रमेश ने मिलकर सबसे पहले जब उधारी चुकाने की बात आती है तब क्या चुकाई जाती है, स्टैट्यूटरी ड्यूज चुकाए जाते हैं। स्टैट्यूटरी ड्यूज चुकाई, इनकम टैक्स के सामने जो जो अनरिकॉर्डेड चीज़ें थी, जो अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं थी, उन सबको चुकाया। उसके अलावा उसने जिन जिन को डिफ़ॉल्ट किया था इन रीपेमेंट, डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट, किसी बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी गवर्नमेंट को, किसी डिबेंचर होल्डर को, उनको चुकाया। और चुकाते 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 पता चला कि पैसा तो खाली हो गया, नए बिजनेस के लिए ज़्यादा पैसा नहीं बचा। अब तो भी रमेश के दिमाग में था कि नहीं, फिर भी हम तो नया बिजनेस शुरू करेंगे और ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे कि लोग देखेंगे। तो उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया और उनका नाम रखा अपनी मम्मी के नाम के लिए, नाम था निधि। उसकी मम्मी का नाम था निधि कंपनी। और बिजनेस क्या किया पता है, निधि कंपनी के अंडर वही बिजनेस जो वो जोधपुर में करके आया था। क्या, पैसा आदान प्रदान, पर बैंक तो नहीं था ना। ऐसे आदान प्रदान पैसा करने वाले जो बैंक नहीं होती है कंपनीज, उनको क्या बोलते हैं, NBFC। तो उसने NBFC का बिजनेस शुरू किया, उसका नाम रखा निधि, और पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करी। पैसा वो इकट्ठा कर सकता था क्योंकि वो गांव में एकमात्र सीए था। तो उसने IPO FPO कॉल किया, उसने थोड़े बहुत टर्म लोन्स लिए, और अब उसने सोच समझकर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट किया कि चाचा जैसे फ्रॉड्यूलेंट लोगों को, ये जो फ्रॉड वाले जो लोग हैं ना, उनको हमारी कंपनी के शेयर्स ना चले जाए, इसके लिए अब मैं बहुत सोच समझकर अपने शेयर्स को अलॉट करूँगा। तो उसने फ्रॉड हटाया, NBFC का बिजनेस शुरू किया निधि के नाम से, और IPO FPO टर्म लोन्स लाया। और इस बार उसने तय कर लिया कि मैं रिलेटेड पार्टी से ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, ना कोई अरेंजमेंट करूँगा, और इस चीज़ के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिसर रखूँगा जिसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर, जो ये चेक करेगा कि कोई रिश्तेदार से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है जो वो करके चले जाएं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक इंटरनल ऑडिटर रखा गया। तो देखो देखते ही देखते 15 पॉइंट्स हमने 21 में से लर्न कर लिए हैं कि वो गांव में आया, चीज़ों को चुकाया किन जनों को, 3 जनों को, स्टैट्यूटरी ड्यूज को, कुछ अनरिकॉर्डेड चीज़ों को, और डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, जिन जिनको डिफॉल्ट किया। फिर नया बिजनेस शुरू किया निधि के नाम से, NBFC बिजनेस था, IPO FPO टर्म लोन लेकर आया, पैसा इकट्ठा किया। इस बार ध्यान रखा कि कोई भी चाचा जैसे फ्रॉड लोगों को पैसा ना मिले, शेयर्स ना मिले, कोई भी रिलेटेड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ना हो, और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए उसने एक इंटरनल ऑडिटर को हायर किया। इंटरनल ऑडिटर ने गाइज ये भी ध्यान रखा कि कंपनी में किसी भी तरह का कोई नॉन कैश आदान प्रदान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कैश के नाम पे या नॉन कैश के नाम पे कोई भी लोग कुछ भी आदान प्रदान कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखा गया। और इस बार ध्यान रखा गया कि सब चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है। तो टोटल 5 पॉइंट्स का और ध्यान रखा गया, जिसमें से ये था कि पहले जितने भी कैश लॉसेस हुए थे वो वापस ना हो,
नॉन कैश ट्रांजैक्शन और कैश लॉसेस दोनों कैश के पॉइंट्स हैं, तो ऐसा कोई कैश की दिक्कत ना आए कंपनी में, इस चीज़ का ध्यान रखा गया। इस बार कोई ऐसा काम, बेकार काम ना हो कंपनी में कि लोगों को बीच में से रिजाइन करके जाने की ज़रूरत पड़े, तो रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, रेजिग्नेशन बाय एनी अदर पर्सन तो नहीं है। और इस बार ध्यान रखा कि क्या ध्यान रखा कि कोई भी मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी इस बिजनेस में तो नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखा। और कारों की किसी भी ऊपर पॉइंट में, नेगेटिव पॉइंट पर भी ध्यान रखा। और इस बार बोला कि लोगों ने हमारी बहुत बुरे वक्त में सहायता करी है, तो उनको हम अप्रोप्रिएट दान पुण्य करेंगे, तो CSR के प्रोजेक्ट्स को भी ध्यान में लिया। तो ये तुम्हारे टोटल कारों के 21 पॉइंट्स है। जब उन्होंने नया काम शुरू किया गया, इंटरनल ऑडिटर ने क्या ध्यान रखा, कोई नॉन कैश आदान प्रदान तो नहीं है, कहीं कैश लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं, कोई बीच में छोड़ के तो नहीं जा रहा फ्रॉडुलेंट तरीके से, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है कहीं पर। CSR प्रोजेक्ट्स का भी ध्यान रखा, अप्रोप्रिएट दान पुण्य किया, और कारों की किसी भी पॉइंट में अगर कोई गलती लिखी है तो उस पर भी रिपोर्ट किया। तो ये तुम्हारे लगभग 21 पॉइंट्स हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरी स्टोरी सुनने के बाद सारे के सारे 21 लर्न हो गए होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि पक्का 15 तो पॉइंट्स लर्न हो ही गए होंगे। गांव में वो फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज देखकर आया, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लिया, आदान प्रदान किया, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा एक हाथ में लिया, और जोधपुर से गांव की तरफ जा ही रहा था कि गवर्नमेंट ने रोका कॉस्ट रिकॉर्ड। तो ये हो गए तुम्हारे पहले 6 पॉइंट्स। फिर पैसा चुकाया, स्टैट्यूटरी ड्यूज, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, अनरिकॉर्डेड इनकम का। फिर नया बिजनेस शुरू किया, निधि कंपनी के नाम से, NBFC बिजनेस था, IPO FPO से पैसा लिया, कोई फ्रॉड या चाचा जैसे लोग ना हो, कोई रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ना हो, इसके लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया। इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई कैश लॉसेस तो नहीं है, कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, कोई बीच में छोड़ के तो नहीं जा रहा, रेजिग्नेशन तो नहीं हो रहा है, इन चीज़ों का ध्यान रखा, अप्रोप्रिएट दान पुण्य किया, CSR जिसे बोलते हैं लास्ट में, अगर ऊपर पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत आई तो उसके ऊपर कमेंट किया। तो ये है कारों के 21 पॉइंट। इंटेंशन ये ही था कि एंटरटेनमेंट नहीं कराना था आप लोगों का, इंटेंशन ये था कि आपको कारो दिमाग में फिट हो जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मेंशन एनी 8 पॉइंट्स ऑन कारो, तो आपको आना चाहिए। सिर्फ इंटेंशन ये था कि आप कारो थोड़ा बहुत सीख जाए और समझ जाए। आई होप मैंने आपको कारो अच्छे से लर्न करा दिया है। टोटल कारो के मैंने कितने सेशंस लिए हैं आपके साथ? 5। इंट्रोडक्शन टू कारो, पहले 7 पॉइंट्स, अगले 7 पॉइंट्स एंड लास्ट 7 पॉइंट्स, एंड लास्टली लर्निंग ऑफ कारो। आई होप कारो फ्रॉम हेड टू टो, फ्रॉम जीरो स्क्रैच टू फुल आपको समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, छोटी बड़ी, बहुत छोटी बहुत बड़ी, you feel free to inquire those queries. मिलते हैं जल्दी जल्दी अब, तब तक आप अच्छे से पढ़िएगा। आप सारे लेक्चर्स आपके पास है, क्वेश्चंस मैं अपलोड करती रहती हूँ, और फिर हम मिलते हैं वेरी सून, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज ऑल अबाउट कारो। और हाँ, ये कारो के 21 पॉइंट्स जो मैंने साथ साथ में आपके लिखे थे ना, ये देखिए, आई जस्ट हाईलाइट इफ यू वांट टू टेक द फोटो। दिस इज द पहले 7 पॉइंट्स, देन these are the next 7 points, then these are the next 7 points. ये हो गया आपका कारो के 21 पॉइंट्स, राइट? लेट्स लर्न कारो। ये आपके लिए स्क्रीन हाईलाइटेड। चलिए, ओके गाइज, मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, अच्छे से आंसर्स लिखिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, खूब रिवाइज करिएगा। Take care, study hard, good luck, bye-bye.